Good morning, students. How are you? Hoping you all are fine and doing your work properly. This is Monica Arora, and today I am here to teach you current affairs. Now, students, what is the topic today? Now, we all are aware about what is happening on the border of Delhi. जो भी हो रहा है वहाँ पर हम सब उससे अवेयर हैं बिल्कुल. The protest which is continuously going on. Okay. इट इज ये बेटा कम से कम 45 डेज से चल रहा है. क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, दे हैव कम फ्रॉम द पंजाब एंड द पीपल एंड द फार्मर्स who are supporting them continuously from the यूपी एंड हरियाणा टू. इस प्रोटेस्ट में यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, फार्मर सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट? क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट? द मेन रीजन इज बिहाइंड दिस प्रोटेस्ट इज बेटा फार्मर बिल और एग्रीकल्चर बिल. So today we will talk about this topic. Our topic is about Farmer Bill 2020 or either we can say Agriculture Bill 2020. Okay. Now students, we will talk about the Agriculture Bill. The bill collectively seeks to provide farmers and multiple marketing channels and provide a legal framework for farmers to enter in the pre-arranged contract among other things. Agriculture Bill passed by the Lok Sabha and Rajya Sabha in the month of September 2020. बेटा कोई भी बिल जब पास होता है वो कानून कैसे बनता है? जब कोई भी बिल सबसे पहले वो राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर जो भारत के राष्ट्रपति जी हैं उनके हस्ताक्षर होने के बाद उस बिल का कानून बन जाता है, यानी कि एक्ट बन जाता है. अब हम इसे एग्रीकल्चर बिल नहीं, एग्रीकल्चर एक्ट कहेंगे. ठीक है बेटा. और agriculture bill or agriculture act is a combination of 3 bills. Now we will talk about these 3 bills. This is the main reason behind this protest. Now students, we will talk about the 3 bills which has passed by the government. Now the first bill is the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020. It is depend on the basic 2 points. First is expand the scope of the trade एरियाज ऑफ फार्मर्स. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, पहले फार्मर्स के लिए एक बाउंडेशन था कि जहाँ पर भी फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को फसल उगा रहे हैं वहाँ के नियरेस्ट मंडी में ही उन्हें अपनी फसल को बेचना होता था. लेकिन अब फार्मर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने नियरेस्ट मंडी में बेचने के साथ साथ भारत की किसी भी मंडी में जाकर फार्मर्स अपनी फसलों को जहाँ पर उनको प्रॉपर अमाउंट मिले, जहाँ उन्हें बेनिफिट लगे, प्रॉफिट लगे, वहाँ पर फार्मर्स जाके अपनी फसलों को बेच सकते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है? ई कॉमर्स, अलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ई कॉमर्स. इसमें स्टूडेंट्स उनको फार्मर्स को एक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसके थ्रू फार्मर्स जो है ऑनलाइन किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी बिग कंपनी से जहाँ पर भी फार्मर्स को प्रॉफिट हो वो वहाँ जाकर अपनी फसलों को बेच सकते हैं और एक उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट बिल. नाउ द सेकंड बिल इज फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल. इस बिल में गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट सोचा है किसानों के लिए? वो ये सोचा है कि किसान, ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जिसमें किसान यानी कि फार्मर्स जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो भी फसल वो चाहती है या जिस भी क्वालिटी की वो फसल चाहती है वो किसानों को बता सकती है कि मुझे ये फसल चाहिए और इस क्वालिटी की फसल चाहिए कि और मैं आपको इसका इतना अमाउंट दूंगा. तो किसान को अगर बेनिफिट लगता है उस चीज़ में और किसान अगर उनकी मर्जी की फसल बोता है, अच्छी क्वालिटी में उन्हें देता है, तो किसान उसका एक बड़ा अमाउंट प्राप्त कर सकता है. ये किसानों के लिए एक अच्छा बेनिफिट बिल है जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. ये ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती है. जैसा कि पहले कभी भी किसानों को अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिला, तो ये गवर्नमेंट का एक बेनिफिट पॉइंट है उनके लिए कि किसान अपना हक अच्छा प्राप्त करें. किसानों को इससे क्या बेनिफिट होगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही साइन हो जाएगा. जिस अमाउंट में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा
उतना दाम उन्हें मिलेगा ही मिलेगा अगर वो अच्छी क्वालिटी में, उसी क्वालिटी में जो है उनको ऑर्गेनाइजेशन को वो फसलें देंगे तो उन्हें एक उचित दाम मिलेगा ही। इससे किसानों को नुकसान नहीं होगा जो उन्हें हमेशा इस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़ता है। ये एक बेनिफिट है उनके लिए, किसानों के लिए, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है ये बिल। नाउ द थर्ड इज असेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। इस बिल में क्या है, जैसे कि फूड स्टफ है, सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियंस, ऑयल सीड्स एंड ऑयल। पहले इनकी एक लिमिट तक स्टॉक करके रख सकते थे, इन्हें स्टॉक लिमिट थी, बट अब उनकी स्टॉक लिमिट हटा दी गई है कि आप उसको कितना भी, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको एक कितनी भी लिमिट तक स्टोर कर सकती है, उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तक, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तब तक के लिए वो कितना भी अपना स्टोर करके रख सकते हैं। रिक्वायर दैट पोजीशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बी बेस्ड ऑन द प्राइस राइज। अगर वो चाहें तो, जैसे वो एक लिमिट तक अपना प्राइस सेल कर रहे हैं, इस फूड स्टफ को लिमिट तक सेल कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट से क्रॉस होकर अगर वो प्राइस अप करते हैं तो उस टाइम पर हो सकता है कि इस स्टॉक की फिर से लिमिट कर दी जाए कि हाँ आप अपना इतना ही स्टॉक रख सकते हो। लेकिन अभी तक इस स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्स्ट्रा कमोडिटीज के, जो भी ये असेंशियल कमोडिटीज हैं, इनको स्टोर करके रख सकती है। नाउ क्रिटिसिज्म। फार्मर्स के अकॉर्डिंग ये एक एंटी फार्मर बिल है, जिससे इससे ये सोचते हैं फार्मर्स की उनसे फार्मर्स को फायदा नहीं है, आम जनता को फायदा नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेट्स को इनसे बेनिफिट होगा। जो मैंने आपको 3 बिल बताए, फर्स्ट बिल से उन्हें ऐसा क्या लग रहा है कि हमें क्यों बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया, जिससे एक एमएसपी अगर नहीं हुई, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर नहीं हुआ, किसानों को आगे फसल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं हुआ तो गवर्नमेंट के थ्रू हमें कोई भी सपोर्टिव नहीं होगा। सेकंड था जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसमें फार्मर्स को क्या नुकसान लग रहा है, फार्मर्स को ये लग रहा है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो उन्हें ये चीज लग रही है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। और सेकंड थिंग कि किसानों को ऐसा लगता है कि कहीं उनसे उनकी जमीन ही ना छीन जाए। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में ये है कि जो असेंशियल कमोडिटीज की जो उन्होंने स्टॉक लिमिट हटा दी है, उसका तो सच में ही उन्हें सबसे बड़ा नुकसान ये लगता है कि एक टाइम के बाद जब उस सीजन के ऑफ सीजन में अगर वो स्टॉक लिमिट से अपनी फसलें निकालेंगे और वो बेचेंगे सीरियल्स को, जैसे कि ईडेबल ऑयल है, जो वो हाईएस्ट रेट पर भी बेच सकते हैं आम जनता को या फार्मर्स को, उससे तो आम जनता को भी नुकसान है और फार्मर्स को भी। तो यही वजह से फार्मर्स इन 3 बिल का, ये जो 3 बिल हैं, इस एग्रीकल्चर बिल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस, कि उन्हें इन तीनों से नुकसान ही है, उन्हें कोई फायदा नहीं है, और इससे ज्यादा फायदा तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू इस बिल में। तो वो यही सोच रहे हैं हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और जब से ये 2014 से 2014 जब से नरेंद्र जी की सरकार बनी है, तब से जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें सबसे लंबा प्रोटेस्ट जो अभी तक चल रहा है, ऑन गोइंग है, यही प्रोटेस्ट सबसे लंबा चला है जो फार्मर्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे, फार्मर बिल, एग्रीकल्चर बिल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।